गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्ट टू। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे NISM सीरीज 7 का इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज ब्रोकिंग ऑपरेशन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अराउंड 15 to 20 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। प्लस ये आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम ट्रेड लाइफ साइकिल, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आइदर इन इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर कस्टोडियन के पास में या फिर ब्रोकर के पास में, तो ब्रोकर के पास जाते हैं तो वहाँ पे तो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर आप MNC में अप्लाई कर रहे हैं, MNC लाइक BNY, मिलियन, WNS, ओके, और में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं लाइक जैसे कि जो बैक ऑफिस हैंडल करती हैं, इन्फोसिस है, TCS है। सो अगर यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो देन आपसे ट्रेड लाइफ साइकिल के ऊपर एंड मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस प्रोसेस के ऊपर जरूर क्वेश्चन किया जाता है। प्लस कस्टोडियन क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होती है, हाउ दे वर्क, हाउ दे मैकेनिज्म, हाउ दे उनका ऑपरेशन क्या होता है, उनका प्रोसीजर क्या होता है, कौन से सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल दे आस्क कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स वो यूज़ करते हैं। तो फॉर बैंकिंग जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है दैट इज़ फिनेकल, एंड फॉर ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है तो दो सॉफ्टवेयर हैं। फर्स्ट वन इज ओडिन एंड सेकेंड वन इज TCS बैंक का। सो ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फॉर पंचिंग द ऑर्डर्स, तो आप ध्यान रखना। सो मेन हमारा जो की लर्निंग रहेगा इस चैप्टर से, तो वो फर्स्ट हम ट्रेड लाइफ साइकिल का कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस के ऑपरेशन पढ़ेंगे, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देगा कि लाइक किस तरीके से काम करते हैं स्टॉक ब्रोकिंग। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, किस तरीके से वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर लाइक करते हैं। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उनसे रिलेटेड हमको डिटेल्स पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द ट्रेड लाइफ साइकिल। तो बेसिकली ट्रेड लाइफ साइकिल होता क्या है? तो ट्रेड लाइफ साइकिल अगर हम इन शॉर्ट या फिर हमारे इन सिंपल वर्ड्स में देखें, तो अगर आपने कभी ट्रेड किया है तो आपको भी पता होगा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल होता है किसी भी ब्रोकर का, है ना। उस ऑनलाइन पोर्टल पे हमारा अकाउंट होता है जो कि हम ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट बोलते हैं जिसे। ओके, अगर आप बैंक ब्रोकर के पास ट्रेड करते हैं तो सेविंग भी लिंक रहता है। अगर आप बैंक ब्रोकर के पास नहीं ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिंक नहीं होता है। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ता है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ मनी यहाँ पर आपको NEFT या IMPS करना पड़ता है। ठीक है, देन आप जो भी सिक्योरिटी, जो भी शेयर या म्यूचुअल फंड या फिर अदर बॉन्ड्स एंड NCDs वगैरह जो भी आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उसका ऑर्डर पंच करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड ऑर्डर रखा है। अब ये जो ट्रेड ऑर्डर रखा है इसके बदले में आपने क्या दिया है, पैसा दिया है। ये ट्रेड ऑर्डर कहाँ पर जाता है, एक्सचेंज पे जाता है। एक्सचेंज क्या करता है, ट्रेड ऑर्डर को क्लियरिंग मेंबर को फॉरवर्ड करता है, या एक्सचेंज खुद ही एज अ क्लियरिंग मेंबर सेटल होता है। ठीक है, देन यहाँ से जब आपका ट्रेड जो है वो क्लियर एंड सेटल होता है तो उसके बदले में आपको क्या आ जाती है, सिक्योरिटीज आपको आपके सेविंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर मिल जाती है। तो ये आपने एक प्रोसीजर हुआ, यहाँ पे क्या होगा, क्लियर एंड सेटल होगा ट्रेड। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, हम इसको इन डिटेल भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये ट्रेड लाइफ साइकिल होती है। तो फर्स्ट जो प्लेस करता है ऑर्डर, इन्वेस्टर, क्लाइंट या फिर ब्रोकर। क्लाइंट ने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू करा है ना, तो वो किसके पोर्टल पे करा है, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है ये किसका है, ब्रोकर का है।
और ये जो ऑर्डर दिया है ये किसने दिया है, इन्वेस्टर या उसका जो क्लाइंट है उसने दिया है उसे ये ऑर्डर, राइट। तो जो ऑर्डर प्लेस होगा वो आइदर इन्वेस्टर, क्लाइंट या ब्रोकर के थ्रू होगा। देन रिस्क मैनेजमेंट जो है वो राउटिंग करेगा ऑर्डर को थ्रू द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू राउट होगा, किसको राउट होगा, एक्सचेंज को राउट होगा। देन मैचिंग ऑफ ऑर्डर एंड इट्स कंफर्मेशन इनटू ट्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर मैचिंग होगा। ऑर्डर मैचिंग कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा बाय और सेल वैल्यूज चलती रहती हैं। 100 रुपये पे बायर है, 100.5 पे सेलर है। अगर आपको बाय करना है तो ये सेलर बिट पे आप जाओगे तो ये क्या होगा, जो भी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नंबर होगा इस ऑर्डर का इंटरनल रेफरेंस नंबर आता है, और जो भी बायर का इंटरनल रेफरेंस नंबर है तो वो एक दूसरे से क्या किया जाता है, मैच किया जाता है कि ये जो बायर और सेलर है इन दोनों के बीच में एक ट्रेड सेटअप हुआ है, वन ट्रेड सेटअप हुआ है, तो वो ऑर्डर मैचिंग की जाती है। देन कंफर्मेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल और यहाँ पे आप इंडिविजुअल भी लिख लीजिए। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेड है या फिर इंडिविजुअल ट्रेड है तो उसका कंफर्मेशन दिया जाता है एक्सचेंज से। यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर पंच हुआ और ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या ऑर्डर बिड गई है, पेंडिंग है ऑर्डर, तो एक कंफर्मेशन रिटर्न आता है कि हाँ ऑर्डर प्लेस हो गया है। प्लेस्ड का यहाँ पे एक कंफर्मेशन रिटर्न आता है, ठीक है। एंड देन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है, और क्लियरिंग सेटलमेंट के बाद में क्या होता है, अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर तो आगे प्रोसेस होता है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहीं पे खत्म हो जाता है, सिर्फ एक्सचेंज पे ही रहता है वो ऑर्डर 3:30 तक, और उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर एग्जीक्यूट हो गया, दो चीज होती है, एक ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। तो ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो दो चीज हो सकती है कि आइदर वो पेंडिंग ऑर्डर रहेगा या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। अब पेंडिंग कब हो सकता है, फॉर सपोज 100 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है और आपने 95 बाय ऑर्डर रखा है, मतलब जब शेयर 95 रुपीज पे आएगा तो आपका बाय होगा। पर क्या होता है कि 3:30 हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन 95 का प्राइस आया ही नहीं, तो वो क्या कहलाता है, पेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और 3:30 के पहले कभी भी ये 95 का प्राइस आ गया और आपका ऑर्डर क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, बाय हो गया, तो वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर कहलाता है। तो फॉर सपोज अगर ऑर्डर पेंडिंग रहता है तो यहाँ से आगे प्रोसेस बढ़ेगी ही नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगी। और अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो देन ओनली क्या होगा, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए ऑर्डर को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इट्स मतलब एक बेसिक ये ट्रेड लाइफ साइकिल थी। सो हम इसका एक फ्लो ट्रेड लाइफ साइकिल का, ठीक है। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास कहीं पे लिख के रख लीजिए, या आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये यूजफुल रहता है। सो सबसे फर्स्ट जो क्लाइंट है या इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, ऑर्डर पंच करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा थ्रू ब्रोकर के थ्रू। आप विदाउट ब्रोकर नहीं जा सकते हो। अब एनएससी ने स्टार्ट करा है कि जो मीडिएटरी है, मतलब ब्रोकर जो है वो ब्रोकर बीच में नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट एनएससी के पोर्टल पे जाके भी ऑर्डर पंच कर सकते हो। बट अभी से पहले आपको ब्रोकर के थ्रू ही ऑर्डर पंच करना पड़ता था। अभी ये नया रेगुलेशन आया है तो उसके अंदर आप एनएससी पे भी डायरेक्ट जाके साइट पे, एनएसडीएल की साइट पे जाके डायरेक्ट आप ऑर्डर पंच कर सकते हो। बट यहाँ पे आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर पंच कर सकते हो। इंट्राडे मार्जिन, ई मार्जिन, ये सब फैसिलिटीज आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है और अपने ब्रोकर रिस्क पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सप्लोजर जो रहता है वो ब्रोकर अपनी रिस्क पे देता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ कैश और डिलीवरी ऑर्डर्स पंच कर सकते हो, मतलब आपको वो अपने डीमैट में लेना ही पड़ेगा। आप इंट्राडे ऑर्डर्स एनएससी पे पंच नहीं कर सकते हो, तो ये एक लिमिटेशन है यहाँ पर। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आइदर अपने ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर पंच कर सकते हैं या फिर एनएससी के डायरेक्ट पोर्टल पे जाके ऑर्डर पंच कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर प्लेस देयर ऑर्डर थ्रू ब्रोकर, देन क्या होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मैंने बताया था दो यहाँ से कैटेगरी हो सकती है। अगर पेंडिंग रहा ऑर्डर अप टू 3:30 तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अगर एग्जीक्यूट हुआ तो
तो ही आगे प्रोसेस में जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, एक ट्रेड कंफर्मेशन आता है या कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब ये ट्रेड कंफर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टर के पास जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए भी एक एक्ट है जो कि किसके अंडर में आता है, 1956 के अंडर में आता है, SCRA एक्ट। इसके अंडर में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको सेम डे भेजना है, सेम डे विद इन 12 आवर्स। विद इन 12 आवर्स जो भी क्लाइंट ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उसके अकाउंट पे जो भी ट्रेड पंच हुआ है, वो उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट सेम डे चला जाना चाहिए। देन ये कंफर्मेशन क्लाइंट के पास गई एंड सेम टाइम पे उसका ट्रेड का क्लियर सेटलमेंट हुआ। क्लियर एंड सेटलमेंट मतलब क्लाइंट को सिक्योरिटीज जाएंगी। सिक्योरिटीज किसको जाएंगी, इन्वेस्टर या क्लाइंट जिसने भी ऑर्डर पंच किया है उसको, और उसको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, जितने भी अमाउंट का उसने परचेसिंग किया है वो उसको देना पड़ेगा। ये सिक्योरिटीज कहाँ पे चले जाएगी, इन्वेस्टर के डीमेट में चले जाएगी और पैसा उसके अकाउंट से कट हो जाएगा, डेबिट पड़ जाएगा उसके अकाउंट पे, है ना। रिसीव फंड्स एंड सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फंड्स है वो किसके पास चला जाएगा, क्लियरिंग मेंबर के पास। वो सेटलमेंट करेगा, जिसने सेल किया होगा उसको पैसा देगा, जिसने बाय किया होगा उसको सिक्योरिटीज देगा। इसलिए यहाँ पर रिसीव फंड एंड सिक्योरिटीज का ऑप्शन है। अब ये वाला जो हमने देखा है तो ये बायर के केस में कि पैसा लिया है और सिक्योरिटी दिया है। अगर फॉर सपोज यही सेलर हुआ तो उस केस में क्या होगा, पैसा उसको जाना होगा और सिक्योरिटीज उसके अकाउंट से डेबिट करनी पड़ेगी, डीमेट अकाउंट से वहां पे डेबिट का आ जाएगा और मनी क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सेलर के केस में होगा और मनी डेबिट और सिक्योरिटी क्रेडिट ये बायर के केस में होगा। तो इसलिए रिसीव फंड्स एंड सिक्योरिटीज मतलब आइदर जो इन्वेस्टर है वो फंड्स रिसीव करेगा या फिर सिक्योरिटीज रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रेड साइकिल है कंप्लीट। ओके, देन जो ब्रोकिंग ऑपरेशंस होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, तो मेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस, ठीक है। तो जो फ्रंट ऑफिस है वो फ्रंट ऑफिस क्या हो गया, ऑनलाइन पोर्टल हो गया, ओके। देन यहाँ पर अगर फॉर सपोज जैसे कि टीम भी बैठती है, टीम कौन सी हो गई, इक्विटी डीलर्स की टीम हो गई। इक्विटी डीलर्स क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड पंच करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, है ना। क्लाइंट के बिहाफ पे ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड्स पंच करते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है ये सब फ्रंट ऑफिस में आता है। मतलब अगर आप लाइक NISM 8 जो आप सीरीज देते हो इक्विटी डेरिवेटिव, तो वो देके आपको जॉब कहाँ लगता है, फ्रंट ऑफिस के लिए आपको जॉब लगता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर्स आप लेते हो और एग्जीक्यूशन करते हो। ऑर्डर आपने पंच करा, क्लाइंट ने अगर बोला कि मार्केट रेट से परचेज कर दो तो ऑर्डर एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर लिमिट ऑर्डर बोला तो क्या होगा कि पेंडिंग रहेगा, जब वो प्राइस आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रेड कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन होता है फ्रंट ऑफिस में। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन, अगर यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए ऑलवेज यहाँ पर एग्जीक्यूशन वर्ड यूज किया है। अगर पेंडिंग ऑर्डर रहा 3:30 तक तो वो यहाँ पे फ्रंट ऑफिस तक ही क्या बोलना चाहिए कि अपडेट होगा, इसके आगे प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर ही नहीं हुआ है, सिक्योरिटी परचेस ही नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाता है तो ये जो ट्रेड है ये किसको फॉरवर्ड किया जाता है, मिडिल ऑफिस को फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे उसका वैलिडेशन देखा जाता है। वैलिडेशन मतलब हो सकता है कि क्लाइंट ने कैश में यानी कि डिलीवरी के लिए परचेस किया हो सकता है क्लाइंट ने इंट्राडे के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया हो। अगर इंट्राडे होगा तो बाय सेल दोनों होगा यहाँ पर, तो वो सेटल करना पड़ेगा उसको, जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो, है ना। या फिर मार्जिन में लिया हो, मतलब कुछ लिवरेज लेके उन्होंने बाइंग या सेलिंग की है
या फिर फ्यूचर है तो कॉन्ट्रैक्ट कब का है, ऑप्शन है तो कॉन्ट्रैक्ट कब का है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है वैलिडेशन चेक किया जाता है, बुकिंग चेक किया जाता है, देन कंफर्मेशन सेंड किया जाता है। तो ये सब चेक करने के बाद में, अमाउंट चेक करने के बाद में यहाँ पे एक कंफर्मेशन रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है, जो कि क्या बोलते हैं हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। ठीक है। देन अब ये ट्रेड्स कहाँ पे फॉरवर्ड होते हैं, बैक ऑफिस में, जहाँ पे कि मेन प्रोसेस होती है। और जब भी आप जॉब करते हो तो फ्रंट ऑफिस और मिडिल ऑफिस इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि बहुत हाईटेक और बहुत अच्छा जॉब नहीं है, बट मतलब अच्छा जॉब है। यहाँ पे फ्रंट ऑफिस पे आपको नॉलेज का यहाँ पे भंडार मिलेगा। आपको यहाँ पे जितना नॉलेज होगा ना, उतना मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा। यहाँ पे तो क्या है, ये ऑपरेशन का काम है। डाटा जो है, एक जगह से डाटा आया दूसरी जगह भेजना है, दूसरी जगह से डाटा आया पहली जगह पे वापस भेज देना है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप डाटा माइनिंग और डाटा एंट्री वाला काम कर रहे हो। बट फ्रंट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, चाहे यहाँ पे सैलरी थोड़ा कम ज़्यादा रहे, बट नॉलेज उनको इतना हो जाता है कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग फ्रंट ऑफिस से ही होती है सबके, एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे सिंप्लिसिटी और क्या बोलना चाहिए कि आपको एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन कंपनी प्रोवाइड करती चली जाती है। बट टीम्स जो रहती हैं वो सेपरेट रहती हैं। फ्रंट ऑफिस टीम जो रहती है इनका डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ में कांटेक्ट होता है, बट मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस का कोई क्लाइंट्स के साथ में कांटेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं इम्प्रूव होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपकी एक ही स्किल इम्प्रूव होती है, दैट इज एक्सेल। ये आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। सो अपार्ट इसको छोड़ते हैं। देन प्रोसेस ट्रेड कहाँ पे फॉरवर्ड किए जाते हैं, आफ्टर कंफर्मेशन बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस में मेन काम होता है पैसा कितना कट करना है, ब्रोकरेज कितनी कट करनी है। ठीक है। अब ये ब्रोकरेज कैसे कट होती है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड किया हुआ है ना, तो इसमें सारे डिटेल्स, इसमें सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। फॉर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई पर्सन है, उसने कोई भी ABC कंपनी का स्टॉक खरीदा है, 1000 क्वांटिटी खरीदी है, 1000 क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है। प्राइस जो है 100 रुपीज़ का है। टोटल वैल्यू कितना होता है, 1 लाख का होता है। ठीक है। इनका जो ब्रोकर है वो 0.5% के हिसाब से चार्ज कट करता है। बंदे ने कैश में ही बाइंग किया, डिलीवरी लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5% का ब्रोकरेज चार्ज होगा, मतलब 500 रुपीज़ तो उसका ब्रोकरेज हो गया, है ना। इसके ऊपर उसको 0.12% का, सॉरी 0.012% का 0.12% का उसको टैक्स कट होगा, मतलब 120 रुपए का उसका टैक्स चला गया, है ना। अब ये इस टैक्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, STT इंक्लूड है, GST इंक्लूड है ना। तो ये जो है, इसको टोटल जो अमाउंट 1 लाख रुपीस पे जो चार्जेस कट हुए हैं वो 620 रुपए के चार्जेस कट हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका मतलब टोटल जो अमाउंट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1,620 रुपए का। तो टोटल अमाउंट इतना कट होगा। तो ये जो अमाउंट निकालती है ये यहीं पे मिडिल ऑफिस में ही कैलकुलेशंस हो जाता है। जब ये कंफर्मेशन जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ही ये सारा कैलकुलेशन हो जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अकॉर्डिंग ही अकाउंट से पैसा कट किया जाता है। अब यहाँ पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की पूरी प्रोसेस होती है, मतलब कितना पैसा काटना है, कितना सिक्योरिटीज क्लाइंट के अकाउंट में डीमैट में उसको भेजना है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। और ये प्रोसेस के लिए T+2 डेज का सेटलमेंट टाइम लगता है, अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो। ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करूं तो T+1 डे में सेटलमेंट होता है। ऑप्शन में भी T+1 डे में सेटलमेंट होता है। और अगर इंट्राडे की बात करें तो सेम डे सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है। T+2 डे का मतलब क्या हुआ कि मंडे को किसी ने सिक्योरिटी परचेस की है, तो ये सिक्योरिटीज उसको डीमैट में कब रिफ्लेक्ट होगी, वेडनेसडे के दिन।
वेडनेसडे को आफ्टर 11:30 सेटलमेंट हो जाता है, तो आफ्टर 11:30 ये जो सिक्योरिटीज हैं ये क्लाइंट के अकाउंट में चले जाएगी, बट मनी जो रहता है, जो पैसा रहता है, वो सेम डे उसके अकाउंट से डेबिट पड़ जाता है। ओके और ये वाला हम पोर्शन एक बार और समझेंगे बैक ऑफिस का, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का। ठीक है, तो अगर फॉर सपोज कोई भी क्लाइंट इक्विटी परचेस कर रहा है तो उसका T+2 में सेटलमेंट होता है। अगर वो बायर है तो इसका T+2 का मतलब क्या होता है कि मंडे को यदि उसने ABC कंपनी का स्टॉक परचेस किया है, ठीक है, तो ये उसको उसके डीमैट में कब जाएगा? वेडनेसडे को क्रेडिट होगा। ठीक है, वेडनेसडे को उसके अकाउंट में ABC जो है वो डीमैट में शो हो जाएगा, बट जो मनी है, जो पैसा है, अमाउंट जो है वो सेम डे डेबिट पड़ता है उसके अकाउंट से। और इन केस ऑफ सेलर, तो सेलर के साथ में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज रहती हैं अकाउंट के डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो सेम डे उसके अकाउंट से डेबिट हो जाती है। ठीक है, बट जो मनी है वो उसको कब मिलता है? T+2 डे में। मतलब मंडे को यदि इसने सेल किया है तो वेडनेसडे को उसको पैसा जो है वो वेडनेसडे इवनिंग में उसको क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, बैंक ब्रोकर रहा, और अगर बैंक ब्रोकर नहीं रहा तो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अभी सेबी ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं तो वो रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस, बट आई थिंक ये आपको एक बेसिक समझ में आया होगा कि T+2 डे सेटलमेंट कैसे होता है। एंड सेम प्रोसीजर अगर हम फ्यूचर की लें तो फ्यूचर में T+2 की जगह फ्यूचर एंड ऑप्शन, T+2 की जगह T+1 सेटलमेंट होता है। मतलब जो सिक्योरिटीज रहती हैं उनका सेटलमेंट T+1 में होता है, मनी सेम डे डेबिट पड़ता है। और सेलर का भी यहाँ पे, वैसे बायर के केस में तो कुछ ये वाला फंडा आता नहीं है T+1 का। बायर के केस में ये होता है कि उसने खरीदा, सेम डे उसका जो है पैसा कट हो गया, मार्जिन होल्ड हो गया अकाउंट से, और सिक्योरिटीज उसको उसके पुल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट इन केस ऑफ क्लोज द पोजीशन, जब वो पोजीशन को क्लोज करता है, आइदर बाय रहने दीजिए या फिर सेल रहने दीजिए, तो जब भी वो पोजीशन को क्लोज करेगा तो जो मार्जिन उसके अकाउंट का होल्ड है प्लस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, और अगर लॉस होगा तो वो मार्जिन से लॉस माइनस हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये उसको T+1 डे में क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में वापस। मतलब अगर मंडे को उसने अपना पोजीशन क्लोज किया है तो ये पैसा उसको कब जाएगा? ट्यूसडे इवनिंग में जाएगा। ठीक है, इन बोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन। देन ये क्लियरिंग और सेटलमेंट और अकाउंट एंड फाइनेंस की प्रोसीजर कहाँ पर होती है? बैक ऑफिस टीम का कौन हो सकती है? तो कस्टोडियन, जो कि सेल्फ ट्रेडिंग मेंबर्स, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, क्लियरिंग फर्म्स होती हैं और कमर्शियल बैंक्स होती हैं जिनको हम ट्रेडिंग कम या प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स बोलते हैं। क्लियरिंग फर्म्स कौन कौन से हो गए? क्लियरिंग मेंबर हो गए या फिर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स हो गए। मेनली जो बैंक ब्रोकर्स रहते हैं, ठीक है, तो जो बैंक ब्रोकर्स रहते हैं वो सब ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बैंक ब्रोकर्स के पास ट्रेड करना सेफ है, प्राइवेट ब्रोकर्स के पास ट्रेड करना उतना सेफ नहीं है, बिकॉज वो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, क्लियरिंग उनका किसी और के पास में रहता है, वो कुछ सेल्फ क्लियरिंग नहीं करते हैं। ठीक, तो इस वजह से उनको सेफ नहीं माना जाता है, बट बैंक ब्रोकर्स को सेफ माना जाता है बिकॉज वो लोग ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर होते हैं। ओके, सो अब हम लोग कुछ इन डिटेल चीजें पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। फ्रंट ऑफिस में सबसे पहले क्या होता है? ऑन बोर्डिंग होगी, राइट। ऑन बोर्डिंग किसकी होगी? क्लाइंट की होगी। क्लाइंट का नया अकाउंट ओपन होगा, तो नया अकाउंट ओपन करने के लिए KYC कलेक्ट किया जाता है। KYC क्या होता है? नो योर क्लाइंट। इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं? फोटो आता है, पैन आता है इनकम प्रूफ में, आधार आता है एड्रेस प्रूफ में, चेक आता है,
अकाउंट डिटेल्स के लिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉर सपोज अगर आपको डेरिवेटिव्स एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे इनकम प्रूफ भी लिया जाता है। तो इनकम प्रूफ में आइदर बैंक स्टेटमेंट, देन सैलरी स्लिप और जो ITR हम फाइल करते हैं वो, ठीक है। ये 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है फॉर डेरिवेटिव्स, आइदर करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, कोई सा भी डेरिवेटिव आपको एक्टिवेट करना है तो ये इनकम प्रूफ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर ऑन बोर्डिंग द क्लाइंट, ठीक है। तो ये अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर रहता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में सेल्स पर्सन आ जाते हैं, ठीक है, जो कि ये लोग अकाउंट प्रोसीजर का काम करते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है एक, है ना। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म होगा एक, और डीमेट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, प्लस POA होती है, पावर ऑफ अटर्नी होती है, और एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है। डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसमें कि जो रिस्क है, मार्केट से रिलेटेड जो रिस्क है उसका डिस्क्लोजर होता है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये पूरा एक डिस्क्लोजर होता है उसके अंदर, ठीक है। एंड देन इस पूरे फॉर्म के साथ में ये जो एक अराउंड 20 पेजेस का फॉर्म होता है, 35 से 40 सिग्नेचर लगते हैं क्लाइंट के, ओके। और उसके साथ में ये KYC डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ओपनिंग अ अकाउंट। और ये सब एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, पैन, विदाउट पैन डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब कंपलसरी डिटेल्स हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग के साथ में रखती हैं, ठीक है। और रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट जो कि POA जिसको बोला जाता है, तो ये दोनों चीजें जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहता है उसके साथ में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। देन ये जो KYC रहता है ये किसके साथ रजिस्टर होता है, KRA एजेंसी के साथ में। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो KRA क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो KRA सिस्टम है वो क्या होता है। जैसे कि हम आजकल eKYC चला हुआ है, राइट। अगर आपने आपका KYC एक बार KRA एजेंसी पे अपलोड कर दिया, मतलब वहाँ पे आपका एक बार क्या बोलना चाहिए कि वेरिफिकेशन हो चुका है आपके KYC का, तो देन आपको बार बार KYC प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये किस लिए यूज़ होता है, eKYC के लिए यूज़ होता है। मतलब जो आजकल प्रोसीजर होती है ना, ऑनलाइन अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। मेनली आपने ज़रोदा और आप स्टॉक का सुना होगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो वो ऑनलाइन अकाउंट जो होता है वो KRA एजेंसी के थ्रू ही होता है। KRA का फुल फॉर्म होता है नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी, ठीक है। देन CKYC होता है, तो CKYC सेंट्रल नो योर क्लाइंट KYC होता है। ये हर एक के लिए एक ही, ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा है सिस्टम, ताकि क्या हो कि बार बार जैसे 4 अगर डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं या 4 सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको 4 जगह KYC देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सेंट्रल KYC पे अपलोडेड है, CKYC पे अगर आपका अपलोडेड है डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स, तो आपको 10 बार नहीं देना पड़ता है। तो दिस इज एक KRA एजेंसी हो गया, देन CKYC हो गया, CERSAI। सो C स्टैंड फॉर सेंट्रल, ओके। सो इफ अगर आप CKYC पे अपलोड कर देते हैं अपना KYC सेंट्रल KYC पे, तो वो क्या होता है, इसके अंदर भी रजिस्टर हो जाता है CRSAI, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीज असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जितने भी सिक्योरिटीज मतलब लाइक म्यूचुअल फंड्स वगैरह, अगर आप AMC के पास जाते हैं और आपका CKYC अपलोडेड है सिस्टम में ऑलरेडी, तो आपको फिर से KYC देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। डायरेक्ट वो ऑनलाइन आपका आधार, फिंगरप्रिंट या लेके और डायरेक्ट उनके पास KYC डिटेल्स आ जाती हैं एंड देन वो प्रोसेस कर देते हैं आपके फॉर्म्स को, ओके। देन नेक्स्ट आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के साथ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड की हुई है सेबी ने, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड की गई है, किसी भी ट्रेड वैल्यू का जो मैक्सिमम ब्रोकरेज कलेक्ट कर सकते हैं ब्रोकर, वो
5% है। 2.5% से ज़्यादा कोई भी ब्रोकर नहीं ले सकता है। 2.5% मतलब 1 लाख रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ तो इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना लगेगा, 2,500 रुपये का। ठीक है, इससे ज़्यादा का वो ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकते हैं। और अगर शेयर वैल्यू लेस से, मतलब कि लाइक 10 रुपये से कम की शेयर वैल्यू है, शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपये से छोटा है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ेगा, सो मिनिमम यहाँ पे ब्रोकरेज आपको चार्ज करना पड़ेगा 0.04, 4 पैसा पर शेयर, ये ब्रोकरेज यहाँ पर चार्ज करना पड़ता है। मैक्सिमम यहाँ पर आप 25 रुपये तक चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन करता है, एक ट्रांजैक्शन करता है या 2 ट्रांजैक्शन करता है, तो उसका जो मिनिमम आपको कलेक्ट करना है, मिनिमम के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी कि मिनिमम आपको कितना कलेक्ट करना है, नो रिक्वायरमेंट। पे मैक्सिमम जो है वो 25 पैसा पर शेयर है। ठीक है, तो मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कितना भी चार्ज कर सकते हो। ओके, देन F&O सेगमेंट के लिए ये वाला जो पोर्शन था ये इक्विटी के लिए था। F&O सेगमेंट में क्या है, फ्यूचर का जो रहेगा, तो फ्यूचर का तो सिमिलर है इक्विटी की तरह ही है। ओके, ऑप्शन का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ऑप्शन में क्या होता है कि आपको जो मैक्सिमम ब्रोकरेज जो आप चार्ज कर सकते हो यहाँ पे वो 2.5% है, जो भी वैल्यूएशन रहेगा, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर। ओके, और या फिर आप 100 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट आपको चार्ज करना रहता है। यहाँ पे पर लॉट नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट है कि पर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिनिमम 100 रुपीज़ जो है वो चार्ज करना है ना। और जो भी हायर रहता है, इधर 2.5% 2.5% अमाउंट के ऊपर या फिर 100 रुपीज, जो विच एवर इज हायर आपको वो चार्ज करना है पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो नॉर्मली जो बैंक ब्रोकर होते हैं वो पर लॉट आपसे 100 रुपीज लेते हैं, जो प्राइवेट ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो 20 रुपीज पर लॉट चार्ज करते हैं। तो ये जो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग पर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जैसे कि फॉर सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने 50 लॉट जो है वो बाय सेल करे, तो 50 लॉट के लिए 100 रुपीज आप चार्ज कर सकते हो, या एक लॉट के लिए भी आप 100 रुपीज चार्ज कर सकते हो, बट मेनली एक लॉट के लिए 100 रुपीज चार्ज करते हैं कौन, बैंक ब्रोकर्स। या फिर आपने सुना होगा अभी जो प्राइवेट ब्रोकर्स हैं वो पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज चार्ज करते हैं, तो वो इसी के अंडर में चार्ज करते हैं, बट एक्चुअल में ये है। देन ब्रोकर्स जो हैं, तो ब्रोकर कमीशन मल्टीपल कमीशन स्कीम यूज कर सकते हैं। तो फॉर सपोज अगर आप इक्विटी डीलर की प्रोफाइल के लिए जॉब पे जाते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रोकरेज जनरेट करते हो, ओके, ब्रोकरेज आपने जनरेट करी तो ब्रोकरेज पे आपको कमीशन मिलता है। कमीशन हम इसको कॉर्पोरेट में इंसेंटिव्स बोलते हैं। तो इंसेंटिव मिलता है, ये अलग अलग ब्रोकर का डिफरेंट होता है। कोई 3x के अबव में ही इंसेंटिव देता है, कोई 7x के अबव में इंसेंटिव दे देता है, कोई 10x के अबव में इंसेंटिव देता है। मेनली जो बैंक ब्रोकर्स हैं वो इस स्लॉट में आते हैं, क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट होता है उनका ऐसा मानना है कि उनके पास बैंक डाटाबेस होता है तो क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, और जो प्राइवेट ब्रोकर्स होते हैं वो 3x के अबव में ही आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देते हैं। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर पंच करते हैं, आइदर क्लाइंट खुद ऑर्डर पंच करता है या फिर इक्विटी डीलर ऑर्डर पंच करता है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर मैचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, प्राइस, किस प्राइस पे परचेसिंग या सेलिंग करनी है, टाइम, देन क्वांटिटी, देन इंस्ट्रूमेंट बाय या सेल क्या करना है, देन सिक्योरिटी नेम, मतलब स्टॉक कौन सी सिक्योरिटी करनी है। ओके,
देन क्लाइंट आइडेंटिटी, क्लाइंट का जो यूनिक आईडी रहता है, यूसीसी यूनिक क्लाइंट कोड, तो वो आपको रिक्वायर्ड रहता है। तो इसके बेस पे ऑर्डर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे होते हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ ऑर्डर हमने आई थिंक, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, टाइप्स ऑफ ऑर्डर मेनली 2 टाइप्स के ऑर्डर होते हैं। एक मार्केट ऑर्डर होता है और एक लिमिट ऑर्डर होता है। सो मार्केट ऑर्डर क्या रहता है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, जो भी करंट प्राइस जो भी चल रहा है सिक्योरिटी का, है ना, अगर फॉर सपोज आप बाय करने आ रहे हैं तो जो भी बेस्ट बायर प्राइस रहेगा या जो भी बेस्ट सेलर प्राइस रहेगा तो उस पर डायरेक्टली आपका बाय हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो डिजायर प्राइस है, जिस भी प्राइस पे आप परचेस करना चाहते हैं सिक्योरिटीज को, तो उस पे आप परचेस करते हैं। अब लिमिट ऑर्डर में फॉर सपोज नंबर ऑफ ऑर्डर रखे हैं, 6 ऑर्डर्स रखे हुए हैं, 6 क्लाइंट्स ने अपने ऑर्डर पंच किए हुए हैं, प्राइस सबने 100 रुपीज़ का रख रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि, और क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई है 6000 क्वांटिटी रखी हुई है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई सेलर आया, 100 क्वांटिटी ही, मतलब 100 के प्राइस पे ही बेचने के लिए रेडी है, बट सिर्फ 2000 क्वांटिटी सेल करने के लिए आया है वो, है ना। और नंबर ऑफ ऑर्डर हो सकता है यहाँ पे 10 हो, वो नहीं मैटर करता है, बट क्वांटिटी जो है वो 2000। तो अब ये 6000 का जो ऑर्डर रखा है, 6000 क्वांटिटी का 100 प्राइस पे, तो किसका पहले पंच होगा किसका बाद में पंच होगा, तो ये टाइम प्रायोरिटी पे बेस रहता है। टाइम प्रायोरिटी पे कैसे बेस रहता है, फॉर सपोज किसी ने 10:10 पे ऑर्डर रखा, है ना, किसी ने 10:11 पे ऑर्डर रखा, किसी ने 10:30 पे ऑर्डर रखा, किसी ने 11 बजे ऑर्डर रखा, किसी ने 11:30 पे ऑर्डर रखा। तो इस सीक्वेंस में अगर ऑर्डर रखा है तो सबसे पहला जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो जिसने सबसे पहले ऑर्डर रखा था 10:10 में, तो पहले इसकी क्वांटिटी क्लियर होंगी। सपोज इसने 900 क्वांटिटी रखी थी तो 2000 में से 900 क्वांटिटी इसको मिल जाएगी। फिर इसने ऑर्डर रखा तो सपोज इसने 100 क्वांटिटी रखी थी तो इसका ऑर्डर क्लियर होगा। फिर इसने 1000 क्वांटिटी रखी थी तो फिर इसका ऑर्डर क्लियर होगा। तो मतलब इन तीनों का ऑर्डर क्लियर हो जाएगा 2000 क्वांटिटी का, और इन लोगों का पेंडिंग ही रह जाएगा। इसलिए कितनी बार अगर आप मार्केट वॉच करते हैं या फिर आपने कभी टर्मिनल चेकआउट किया या आपका खुद का पर्सनल अकाउंट है, तो आप कितनी बार देखेंगे कि आपने ऑर्डर रखा हुआ रहता है पर प्राइस भी आके चला जाता है पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। और ये मेनली उन्हीं स्टॉक्स में होता है जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स रहते हैं, जहाँ पे हाई वॉल्यूम मतलब ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ज़्यादा लोग बाइंग सेलिंग करते हैं जिन स्टॉक्स में, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत रेयर देखने को मिलती है। बट मेनली ये देखने को मिलता है कि लाइक वो प्राइस आके और चला जाता है, मतलब 100 पे आया और फिर वापस से 100 ला गया 100 रुपये 10 पैसे पे चला गया। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपका पेंडिंग ही रह जाता, आपको लगता है अरे और प्राइस तो आके गया पर मेरा क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो वो इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं होता है बिकॉज टाइम प्रायोरिटी देखी जाती है। देन ऑर्डर पंच करते टाइम हम क्लाइंट का यूसीसी पूछते हैं, क्योंकि उसी के अकाउंट में ऑर्डर डालना है ना। किसी और के अकाउंट में ऑर्डर डाल देंगे, किसी और के अकाउंट से पैसा कट हो गया तो अपना तो गला कट जाएगा, अपन तो ना अपना पॉकेट से पे करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू ask his UCC number, unique client code, then you have to ask the like which share you want to buy, कौन सा शेयर आप परचेज करना चाहते हैं, या which share you want to sell, तो वो खुद आपको बताता है रिलायंस बाय करना है, स्टेट बैंक सेल करना है, ITC बाय करना है। then you have to ask them like क्वांटिटी आपको कितना करना है, किस प्राइस पे करना है। if he said कि मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है उस पे खरीद दो या बेच दो, तो you can directly punch the order। वहाँ पे फिर टाइम प्रायोरिटी नहीं आती है, वहाँ पे जो भी बेस्ट बाइंग या बेस्ट सेलिंग प्राइस चल रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। देन ये पूरा प्रोसीजर होने के बाद में आपको कंफर्मेशन देना पड़ता है कि लाइक योर ऑर्डर इज पेंडिंग और योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एट दिस मच प्राइस एट दिस मच क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये होता है। प्लस क्लाइंट को भी आजकल सेबी ने नया रूल किया है कि सेम टाइम पे SMS रिसीव होता है क्लाइंट को, जैसे ही ऑर्डर पंच होता है
एट रियल टाइम, सेम टाइम पे क्लाइंट को कंफर्मेशन चला जाता है कि ये ऑर्डर इस पर्टिकुलर डीलर के थ्रू आपके अकाउंट में पंच हुआ है। इफ ऑथराइज नहीं है तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू कस्टमर केयर, इफ ऑथराइज है तो नो इशू। तो दिस इज हाउ दिस ऑल वर्क, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, देन ये तो लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर हो गया। और यहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर भी होते हैं जो कि डे ऑर्डर, आईओसी ऑर्डर एंड जीटीडीटी ऑर्डर। तो डे ऑर्डर जो रहता है वो होल डे के लिए वैलिड रहता है। जैसे फॉर सपोज आपने लिमिट ऑर्डर पंच किया है ना, और ये लिमिट ऑर्डर क्या रहेगा, जैसे कि आपने 100 रुपये पे शेयर को बाय करने के लिए रखा है, शेयर का प्राइस जो चल रहा है मार्केट का वो 110 रुपये चल रहा है। आप जब 100 रुपये पे आएगा तब आप खरीदना चाह रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि नीचे आएगा तो मैं परचेस करूंगा। तो ये जो 100 रुपये का ऑर्डर है ये सिर्फ डे के लिए वैलिड रहेगा। जब तक मार्केट ओपन रहता है 3:30 तक ही वैलिड रहेगा। आफ्टर 3:30 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट और कैंसिलेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर सपोज आपने 1 लाख क्वांटिटी आपको बाय करनी है, ठीक है, और यहाँ पे स्विंग करना है आपको। स्विंग करना मतलब जैसे हम झूला झूलते हैं ना, हवा के साथ आगे हवा के साथ पीछे, उसी तरीके से मार्केट के साथ बाय, मार्केट के साथ सेल। तो स्विंग, आपको स्विंग ट्रेड करना है आपको, कि मार्केट आपको दिख रहा है कि स्टॉक जो है, जैसे कि लाइक पीवीआर का हुआ था, ट्रेडर्स को ओपन करने के लिए परमिशन दे दिया ये लॉकडाउन 5th ओपनिंग में, ठीक है, तो ट्रेडर्स ओपन हो सकते हैं। तो पीवीआर ने स्विंग करना स्टार्ट करा अप साइड के मूवमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भैया मार्केट से जितना खरीदा क्वांटिटी एक बार में खरीदा गया, बिकॉज ये मूवमेंट बहुत फास्ट कर रहा है। अभी 1100 रुपये चल रहा है, अभी 1110 हो गया, अभी 1120 हो गया, अभी 1150 हो गया। तो लाइक इस तरीके से ये स्विंग कर रहा है, मार्केट के साथ में फ्लो हो रहा है आप डायरेक्शन में। तो आपने क्या करा, 1 लाख क्वांटिटी डाली आईओसी में, जितना सामने से खरीदाएगा जो भी प्राइस पे आपने मार्केट ऑर्डर डाला तो वो तो सामने से ही हो जाएगा। बट आपने अगर लिमिट ऑर्डर डाला तो जो भी सपोज आपने 1109 रुपये पे डाला, तो 1109 रुपये पे 80,000 सेलर थे, तो 80,000 क्वांटिटी आपकी बाय हो जाएगी। रिमेनिंग जो 20,000 क्वांटिटी रहेगी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ 80,000 का ही ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। एंड देन इफ इट्स गोज टू 1150 तो आप वहां पर जाके उसको सेल आउट कर सकते हो पोजीशन को। तो जो भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में या फिर जो मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो दैट वन इज यूजफुल फॉर देम। आईओसी उनके लिए रहता है। देन जीटीडीटी जो रहता है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए रहता है। गुड टिल डेट इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, 90 डेज के लिए ये वैलिड रहता है। और इसमें एक और टर्म्स एंड कंडीशन आती है, लोअर सर्किट और अपर सर्किट। तो जब भी कोई भी स्टॉक, अगर फॉर सपोज आपने 100 रुपये का रख रखा है और ये लोअर सर्किट के नीचे का वैल्यू है, तो नहीं जाएगा ऑर्डर। आपको लोअर सर्किट और अपर सर्किट के इन बिटवीन का ऑर्डर पंच करना पड़ता है और 90 डेज के लिए वैलिड रहता है। जब भी 90 दिन के अंदर में वो प्राइस आपका आया तो उस दिन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बाय सेल ऑर्डर तो हमको समझ में आ गया है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर हम क्यों रखते हैं, क्योंकि फॉर सपोज अगर हमने बाय किया है और स्टॉक अपोजिट मूवमेंट में मूव करता है, डाउन साइड में मूव करता है, आपने 100 रुपये पे बाय किया है और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, तो कहीं पे भी आप अपना एक स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस क्या करेगा, अगर आपने 98 रुपीज़ का, तो अगर जैसे ही 98 के ऊपर आया ये स्टॉक या 98 के बिलो गया 97.95, तो ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आपका लॉस बुक हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये 90 रुपीज़ पे भी चला जाए। तो ये आपका क्या करता है, लॉस बियरिंग कैपेसिटी को मैनेज करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है स्टॉप लॉस, राइट। आपके लॉस को स्टॉप कर देता है एक पॉइंट पे। तो ये आप लगा सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो डाउन साइड का रहता है, बिकॉज जो भी आपका अपोजिट डायरेक्शन है वहां पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है। आपका जो प्रॉफिट डायरेक्शन है वहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता है। फॉर सपोज अगर आप सेलर हैं
तो अबव का यहाँ पर ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा, बिकॉज ये आपके लिए लॉस कंडीशन है ना। डाउन आएगा तो आपके लिए प्रॉफिट कंडीशन है, तो कभी भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। बट एक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ। फॉर सपोज आप इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं पहले। हम स्टॉप लॉस पढ़ रहे थे, तो अगर फॉर सपोज आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, तो अगर प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है तो ये आपकी प्रॉफिट कंडीशन है, और अगर डाउन साइड मूव करता है तो ये आपकी लॉस कंडीशन है। तो हम किसको स्टॉप कर रहे हैं? इस लॉस को स्टॉप कर रहे हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा आपके बाइंग प्राइस से छोटा होगा। मतलब अगर आपने बाय कर रखा है तो जो भी बाइंग प्राइस होगा उससे क्या होगा, आपका जो बाइंग प्राइस रहेगा वो बड़ा रहेगा आपके स्टॉप लॉस से। इफ इन केस आपने सेल कर रखा है, आप सेलर हो, तो आपके लिए लोअर तो प्रॉफिट कंडीशन है, बट अगर स्टॉक अप साइड मूव करता है तो ये आपके लिए लॉस कंडीशन है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमेशा जो भी आपकी सेल वैल्यू रहेगी उससे बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर सकते हैं। फॉर सपोज आप सेल आपने 100 रुपये पे किया है ना, और ये गिरता गिरता 99 पे आ गया, तो आप क्या करोगे, आपने जो 102 पे स्टॉप लॉस रखा था, आप इसको ट्रेल कर सकते हो, 101 पे कर सकते हो। फिर जैसे ये 98 पे जाता है तो आप इसको ट्रेल करके कहाँ पे ला सकते हो, 100 रुपीज पे ला सकते हो। अगर ये 97 पे जाता है तो आप इसको और नीचे ट्रेल कर सकते हो, 99 पे लगा सकते हो। बट अगर नॉर्मली पूछा जाए, ट्रेल हम कर सकते हैं, उसको स्लिप कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऑलवेज स्टॉप लॉस बायर के लिए छोटा रहेगा और सेलर के लिए बड़ा रहेगा। तो ये एक स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया। देन ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कर सकते हैं हम थ्रू मोबाइल और वेब, लैपटॉप वगैरह पे लॉगिन करके उनका जो वेब पोर्टल रहता है उससे भी हम लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। और आप कॉल करके जो कस्टमर केयर या फिर डीलिंग डिपार्टमेंट रहता है तो वहाँ पे भी आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास ओपन होगा, ब्रोकर के पास ओपन होगा, है ना। आपको ऑर्डर पंच करना है तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। किसके थ्रू प्लेस करेंगे, आइदर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू प्लेस करेंगे या जो भी डीलिंग डिपार्टमेंट या ब्रोकर के पास आप ऑर्डर पंच करेंगे। ये आप ऑर्डर किसको देंगे, अपने ब्रोकर को देंगे। देन ब्रोकर क्या चेक करेगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या पेंडिंग है ऑर्डर। फॉर सपोज अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा तो ही आगे फॉरवर्ड होगा, अगर पेंडिंग होगा तो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे ही ऑर्डर होगा तो यहाँ पे क्या चेक किया जाएगा, एग्जीक्यूशन चेक किया जाएगा और कंफर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी क्लाइंट को। कंफर्मेशन प्रोसेस होने के बाद ये किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, क्लियरिंग मेंबर को फॉरवर्ड किया जाएगा। क्लियरिंग मेंबर क्या करेगा, आइदर मनी, यहाँ पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होगा, जो भी क्लाइंट को क्रेडिट होना रहेगा आइदर सिक्योरिटीज या मनी, वो क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देगा वापस, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रेड लाइफ साइकिल का, ये कितने पार्ट्स में होता है, तो 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो फ्रंट ऑफिस रहता है। फ्रंट ऑफिस का काम क्या है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन का काम है या ऑर्डर पंचिंग बोल सकते हैं हम। देन सेकंड जो फॉरवर्ड किए जाते हैं ट्रेड्स, वो किसको किए जाते हैं, मिडिल ऑफिस को। मिडिल ऑफिस क्या करता है, कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट करता है। देन थर्ड आता है बैक ऑफिस, यहाँ पे क्या होता है, बैक ऑफिस, यहाँ पे मेन क्लियर एंड सेटलमेंट प्रोसीजर होती है, ठीक है। और फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रहता है। ये किस किस के थ्रू हो सकती है, कस्टोडियंस के थ्रू हो सकती है, क्लियरिंग मेंबर के थ्रू हो सकती है, या फिर कमर्शियल बैंक्स के थ्रू हो सकती है।
ओके, सो ये एक कंप्लीट पूरा है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। आइदर इस पे आ जाएंगे आपको कि डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स क्या, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स किसके साथ रिक्वायर्ड होते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो केवाईसी जो मैंने आपको बताया था, पैन और ये सब, तो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन एक और हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है कि एक तो सौदा बुक होती है। सौदा बुक क्या होता है, जो हम ऑर्डर जैसे ही पंच करते हैं, जैसे ही हमने कोई भी ट्रेड या हमारा कोई भी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, तो वो जो पोजीशन हमको दिखती है वो हमको सौदा बुक में दिखती है। देन एक क्लाइंट लेजर होता है। ये क्लाइंट लेजर क्या होता है, यहाँ से जो भी मनी का है ना, या जो भी पैसे का जो भी पे इन और पे आउट है, तो वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, देन एक सिक्योरिटी लेजर, जनरल लेजर भी बोल सकते हैं, है ना। इसमें वही एक्सपेंसेस, सैलरी, पेटी कैश वगैरह सब आता है, ये ब्रोकर का रहता है। ठीक है, तो ये जनरल लेजर होता है, ये ब्रोकर अकाउंट रहता है, इसमें ब्रोकर का पूरा डिपार्टमेंट रहता है, जो भी उसका खर्चा वगैरह रहता है वो सब आता है ना। देन सिक्योरिटी रजिस्टर, तो पहले जब ऑफलाइन ट्रेड होते थे तो ये उस टाइम पे यूज होता था, बट अब ये सिक्योरिटी लेजर मेंटेन नहीं करना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट नोट मेंटेन करना पड़ता है, क्लाइंट लेजर मेंटेन करना पड़ता है, और थर्ड वन जो रहता है वो सिक्योरिटी लेजर रहता है, जो कि ये जो सिक्योरिटीज रजिस्टर हम बोल रहे हैं, इसको सिक्योरिटीज लेजर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज लेजर में जो सिक्योरिटीज, जैसे यहाँ पे पैसे का पे इन पे आउट रहता है, इसको फाइनेंशियल लेजर एक्चुअल बोला जाता है। और जो सिक्योरिटी लेजर रहता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज का पे इन, स्टॉक्स का पे इन और पे आउट रहता है। मतलब अगर क्लाइंट के डीमैट में गया है तो पे इन रहता है, और अगर क्लाइंट के डीमैट से आउट हुई है सिक्योरिटीज तो पे आउट रहता है। ठीक है, देन एक मार्जिन डिपॉजिट अकाउंट रहता है, जैसे कोई भी क्लाइंट जो है वो मार्जिन में ट्रेडिंग कर रहा है या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये एक मार्जिन डिपॉजिट अकाउंट रहता है। देन हमको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पढ़ना है, STT। अगर आप बाय करते हो तो आपको 0.1% आपको ये परसेंट लगता है। ठीक है, जो भी टोटल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर। बाय करते हो या फिर सेल करते हो, दोनों ही केस में आपको ये 0.1, मतलब जब भी आप बाय करोगे तभी भी लगेगा, और जब आप सेल करोगे तभी भी आपको ये टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, देन ओके, देन सेल पे एक और चार्ज कट होता है, वो कट होता है 0.01% का, सॉरी 0.1% का। ठीक है, ये टैक्सेबल अगर शॉर्ट टर्म के लिए जो हम सेलिंग करते हैं ना, तो तब अगर आप सेल करते हो तो ये आपको चार्ज करता है सेलिंग पे। ओके, अगर फॉर सपोज आप ट्रांसफर करते हो किसी भी शेयर को, ठीक है, तो इस पे भी आपको एक टैक्स कट होता है जो 0.02% का, ये भी आपको टोटल अमाउंट पे चार्ज कट होता है जब भी आप सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो। देन ऑप्शन का सेल टैक्स देखते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिर्फ सेल पे ही आपको टैक्स चार्ज होता है, F&O में। बाइंग पे आपको टैक्सेस चार्ज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन में जो सेल टैक्स चार्ज होता है वो होता है 0.05% का, जो भी टोटल अमाउंट रहेगा उसके लिए, है ना। और ऑप्शन में जो सेलर है, तो सेलर जब रिटर्न बाय करता है अपनी पोजीशन को, तो ये उसको चार्ज होता है, ये एक्स्ट्रा चार्ज होता है 0.125% का, है ना। जब वो परचेज करता है, रिटर्न परचेज करता है अपनी पोजीशन को, तो ये सेलिंग पे लगता है। और फ्यूचर में ओनली सेलर को चार्ज होता है, राइट। तो ये कितना चार्ज होता है, 0.01% का चार्ज होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि STT के ऊपर क्वेश्चन आता है कि STT चार्ज कितना कट होता है, टोटल चार्ज कितना कट होता है। तो
ओनली ऑन अगर बाइंग के लिए पूछ रहे हैं तो 0.1, और अगर ओनली ऑन सेलिंग पूछ रहे हैं तो भी 0.1, अदरवाइज ये। और अगर हम टोटल इसका परसेंट मतलब देखें कि टोटल कितना कट होता है ये, तो 0.2% कट होता है ऑन बोथ लैग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। देन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बल्क डील एंड ब्लॉक डील। तो बल्क डील और ब्लॉक डील जो रहती है वो नॉर्मल डे टाइम में नहीं होती है, इसके लिए टाइमिंग विंडो ओपन होता है। ओके, तो ब्लॉक डील जो विंडो रहता है, जब ब्लॉक डील कब होती है, इसका टाइमिंग रहता है 8:45 AM से लेकर 9 AM तक का। नून में ओपन होती है 2:05 PM से लेकर 2:20 PM तक। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक डील की जो विंडो रहती है वो कब ओपन होती है ना। और बल्क डील और ब्लॉक डील में एक सिंपल सा डिफरेंस है। बल्क डील जो रहती है तो जैसे कि ये डे टाइमिंग में कभी भी हो सकती है, जब भी मार्केट ओपन रहता है तो उस टाइमिंग में कभी भी ये बल्क डील हो सकती है। वो ब्लॉक डील जो रहती है तो यहाँ पर सेबी के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। सेबी यहाँ पर इंटरमीडिएटरी की तरह बिहेव करती है कि बायर कौन है और सेलर कौन है। बट बल्क डील में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई इंडिविजुअल या HNI भी यहाँ पर क्वांटिटी में परचेस कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख क्वांटिटी भी वो बाय सेल कर सकता है। तो मेनली ये जो बल्क डील होती है वो रूमर्स बेस पे बल्क डील होती है। ब्लॉक डील, बाकी ब्लॉक डील जो होती है वो जेन्युइन डील्स होती हैं, जहाँ पे कि प्रॉपर रिसर्च और टेक्निकल के साथ में डील की जाती है बिटवीन टू कंपनीज और बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ओके, सो क्वेश्चंस का ओवरव्यू देखते हैं कि लाइक किस काइंड ऑफ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस फैसिलिटी इज इंट्रोड्यूस फॉर, मतलब जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी तो वो किसके लिए प्रोवाइड की गई है? रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स ओनली और स्पेसिफिक इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म्स। तो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस फैसिलिटी स्पेशल इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म्स के लिए प्रोवाइड की गई है, ताकि वो लाइक उनको पता लग सके कि इंडियन मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडियन मार्केट में आ सकें। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर एट द एक्सचेंज सिस्टम एंड ऑर्डर कंफर्मेशन इज सेंड टू द ब्रोकर। जो वैसे तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो ऑर्डर है एक्सचेंज सिस्टम पे जो ऑर्डर जाता है तो फर्स्ट वो ऑर्डर किसके पास जाता है? ब्रोकर के पास जाता है। दैट इज ट्रू। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर टर्म्स एंड कंडीशन एंड द एक्चुअल प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, द ऑर्डर में गेट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, पार्शियली और फुली। जो भी मतलब मार्केट कंडीशन चल रही है या जो भी एक्चुअल मार्केट प्राइस चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, पार्शियल या फुली। जो मैंने आपको टाइम प्रायोरिटी ऑर्डर बेस बताया था तो मे बी उसमें पार्शियल भी हो सकता है, फुल एग्जीक्यूट भी हो सकता है। अगर मार्केट प्राइस से कोई परचेस करता है तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Then third one, the order can be entered for buy or sell irrespective of whether the client has sufficient balance of the fund or securities in his account। जो ऑर्डर एंटर होगा बाय और सेल का वो इररिस्पेक्टिव, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है कि क्लाइंट के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस फंड और सिक्योरिटीज का होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स, है ना, कि ऐसा नहीं है। अगर वो बाय ऑर्डर रख रहा है तो उतना सफिशिएंट फंड बैलेंस होना चाहिए, अगर वो सेल ऑर्डर रख रहा है तो उतना सफिशिएंट सिक्योरिटीज उसके डीमैट में होना चाहिए, तो ही वो सेल ऑर्डर रख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट? A legal document which is entered upon by the client with his broker before entering into any transaction। Client अपने broker को देता है तो this is completely false। Confirmation of the trade done during the particular day with all details of which securities have been bought or sold at the price etc। ये एक confirmation होता है जो कि ट्रेड
जो भी ट्रेड डन हुआ है पर्टिकुलर डे में, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स होती है, कौन सा सिक्योरिटी, कौन सा क्वांटिटी, किस प्राइस पे बाय सेल हुआ है, क्या टैक्स चार्जेस हैं, तो वो सब। तो दिस वन इज राइट कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसी को बोलते हैं। अ नोट विच होल्ड मार्जिन डिटेल, ऐसा नोट जो कि मार्जिन डिटेल्स को होल्ड करता है। तो यहाँ पे ये मार्जिन स्टेटमेंट बोला जाता है इसे, ये भी क्लाइंट को जाता है, ठीक है, मार्जिन स्टेटमेंट बोलते हैं इसे। तो ये भी आप नोट करके रख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।